अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एवोल्यूशन या डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ जो हैं मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि क्वांटम की जो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर की वजह से जो भी वैल्यूज़ या डायनामिकल वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हमारे पास आती है वो ऑब्जर्वेबल्स भी इनको हम कहते हैं। इनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो इनकी वैल्यूज़ को हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को जो है हम डिराक की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू की नोटेशन है और ये ब्रा साई ऑपरेटर एंड किट साई, ये तब हमारे पास ये फॉर्म लिखी जाती हैं अगर ये आपके पास वेव फंक्शन जो है ये नॉर्मलाइज्ड हो। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं हो तो हम जो है ये ऊपर वाली इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ब्रा साई इंटू किट साई पे डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास इक्वल्स टू 1 आ जाता है, तो इसलिए ये ऊपर वाली फॉर्म बन जाती हैं। नॉर्मलाइज्ड केस में आप लोग को पता है ना कि ये जो है ये इक्वल्स टू 1 आती है, तो नीचे अगर 1 लिखने की फिर ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, हम ये देखना चाहते हैं कि कोई एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ जो हैं वो टाइम पे डिपेंड करती हैं, टाइम पे किस तरह वो उसका डिपेंडेंस है, तो हम ये चेक करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है ये ऊपर वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने जस्ट डिफरेंशियल अप्लाई किए हैं। यहाँ पे हमारे पास चूँकि 3 क्वांटिटीज़ हैं तो इसका डिफरेंशियल हमारे पास ऐसे आएगा कि पार्शियल डिफरेंशियल फर्स्ट का और ये 2 टर्म जो है कांस्टेंट रहेंगे। फिर उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल सेकंड टर्म का ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कांस्टेंट रहेंगे। और इसके बाद जो है पार्शियल डिफरेंशियल थर्ड टर्म का और ये वाले टर्म कांस्टेंट रहेंगे। जिस तरह आप लोग जो है अगर आप लोग के पास 2 टर्म होते हैं u इंटू वी, तो आप जो है पहले को कांस्टेंट रख लेते हैं, दूसरे का डिफरेंशियल ले लेते हैं और फिर सेकंड को कांस्टेंट रख लेते हैं और दूसरे का फर्स्ट का डिफरेंशियल ले लेते हैं। तो इसी तरह हम 3 केसेस के लिए भी सेम यही मैंने प्रोसीजर किया। फिर आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है टाइम डिपेंडेंट, वो हमारे पास जो है आयोटा एच का डेल बाय डेल साई इंटू हैमिल्टोनियन एच साई। मैंने जो है ये वाली आयोटा एच कट इधर भी डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड किया, तो यहाँ से मेरे पास कैंसिल होके ये चीज़ जो है ये टर्म नीचे आ गया। इसके बाद जो है मैं क्या करती हूँ कि आयोटा को जो है हम अक्सर ऊपर ही नोमिनेटर में ही लिखना चाहते हैं, तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ। तो ये आयोटा जो है ये आयोटा एच बार आ गया और यहाँ पे जो है मेरे पास आयोटा इंटू आयोटा प्रोडक्ट से मेरे पास नेगेटिव साइन आ गया, तो ये इस तरह इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये इक्वेशन ए मैंने इसको नाम दे दिया क्योंकि मैंने जो है ना इसकी वैल्यूज़ और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके फिर मैंने यहाँ पे पुट करनी है, तो इसलिए मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कंसीडर किया। अब अगर देखें तो ये जो है मेरे पास कौन से वाले टर्म की वैल्यू है, इस टर्म की वैल्यू है डेल बाय डेल साई, तो इसकी वैल्यू ये आ गई है। अब मुझे जो है डेल बाय डेल ब्रा साई की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ कि इस इक्वेशन ए का कंजुगेट ले लेती हूँ। तो ये कंजुगेट लेने के बाद जो है कुछ इस तरह बन जाता है कि जो किट साई है वो ब्रा साई में कन्वर्ट हो जाता है और नेगेटिव साइन जो है आपके पास जो है यहाँ पे आयोटा पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे किट साई जो है ब्रा में कन्वर्ट हो गया। और ये जो हैमिल्टोनियन है इसका जब हम कंजुगेट लेते हैं तो उस पर डैगर आ जाता है और वो फिर हम इस साइड पे लिख लेते हैं। ये कंजुगेट लेने की वजह से ऐसे हो गया। ये मैंने जो है वही वाला, अब ये हैमिल्टोनियन डैगर जो है वो मेरे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की इक्वल हैं क्योंकि हमें पता है कि जो एनर्जी का ऑपरेटर हैमिल्टोनियन है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। हम हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में आपको पता है कि ये जो है रियल वैल्यू देती है और ये इसका डैगर जो है इसी के बराबर होता है, तो इसको हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। तो मैंने वहाँ पे पीछे जो है डैगर था, तो डैगर की जगह मैंने एच लिख दिया, ठीक है। अब जो है वो फर्स्ट इक्वेशन वाली फिर मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखी है कि मैंने जो है ये पीछे इक्वेशन नंबर 1 थी,
ये वाली इक्वेशन, इसमें मुझे इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करनी थी। तो ये इक्वेशन मैंने दोबारा इस पेज पे लिख दी है। इस इक्वेशन को दोबारा से गौर से देखें। और ये इक्वेशन ए और बी जो है मैंने इनकी वैल्यूज़ इधर लिख दी हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल किट की वैल्यू ये है और वो मैं इधर पुट करूँगी। पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम ब्रा की वैल्यू जो है ये है और वो मैं इधर पुट कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अच्छा, ये जो है आयोटा एच कट, ये इसकी वैल्यू इधर आ गई है, ठीक है। और बाकी ए और ये दोनों टर्म इधर अपने ही मैंने जो पहले से थे वो मैंने लिख दिए। ये बीच वाला टर्म जो है सेम टू सेम मैंने ऐसे ही लिखा है। और ये जो है यहाँ पे देखिए ये दो टर्म यहाँ पे आ गए हैं और इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर ए से मैंने पुट की है, जिसकी वैल्यू है माइनस आयोटा डिवाइड बाई एच कट इंटू एच इंटू किट साई। तो ये मैंने इधर पुट किया। अब मैं क्या करती हूँ कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मैं एक साथ लिख देती हूँ। इसको मैंने इधर लिखा और यहाँ से माइनस आयोटा एच कट को मैंने बाहर लिखा। तो फिर जो है ये हो गया माइनस आयोटा एच कट बाहर आ गया, तो यहाँ पे ए एच रह गया। तो देखिए माइनस आयोटा एच कट इंटू ब्रा साई ए एच किट साई, और ये बीच वाला टर्म जो है यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करती हूँ कि इसमें मैं आयोटा एच कट को इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन ले लेती हूँ। तो ये आ गया। अब ब्रा जो है इस साइड का और इस साइड का मैंने कॉमन ले लिया, तो मीन्स कि आपके पास एच ए माइनस ए एच ये यहाँ पे मैंने लिख लिया, और किट का इसका किट और इसका किट मैंने कॉमन ले लिया। तो ये इन दोनों का फॉर्म जो है कुछ इस तरह कन्वर्ट हो गया। और ये जो है ये मेरे पास कैसे आ गया, ये सेम वही आ गया। अच्छा, ये मेरे पास जो है कम्यूटेटर रिलेशन बन गया, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, क्योंकि आपको पता है कि दो वैल्यू का कम्यूटेशन रिलेशन जब हम एक्सपेंड करते हैं तो वो ऐसे होता है, ठीक है। तो मैंने यही जो है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म थी, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। और इनको मज़ीद हम जो है ये ब्रैकेट और ब्रैकेट जो है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ जो है इनकी मैं इनको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फार्मूला भी यही है ना। आप लोगों ने देखा कि अगर बीच में ऑपरेटर है तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेशन हम ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्रास आई, यहाँ पे किट्स आई, तो सेम यही चीज़ फार्मूला है। तो मैंने क्या किया कि ये जो है यहाँ पे के ब्रास आई किट्स आई, तो इसकी मैंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू की फॉर्म में लिखा। और इधर भी जो है ब्रास आई और किट्स आई था और बीच में ये वाली वैल्यू थी, तो मैंने सिर्फ इसको जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू की फॉर्म में लिखा। अब इस साइड पे मेरे पास जो है डेल बाय डेल टी ये इस तरह, और ये इक्वेशन 1 एक इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास जो है कोई ऑपरेटर है और वो टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करता है, एक्सप्लिसिटली मतलब कि वो डायरेक्ट टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो ये वाला टर्म हमारा ज़ीरो बन जाएगा। तो इसलिए ये एक दूसरी इक्वेशन बन गया। अब 1 और 2 इक्वेशन जो है, अगर कोई ऑपरेटर टाइम पे डिपेंड करता है तो उसके लिए आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर ऑपरेटर टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो आप ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे। टाइम पे जो डिपेंड नहीं करते उसकी एग्जाम्पल हम अभी पढ़ते हैं। अच्छा, टाइम इंडिपेंडेंट जो ऑपरेटर्स होते हैं उसमें हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है और एनर्जी है। ये टाइम पे डिपेंड नहीं करते। क्वांटम मैकेनिक्स में आप जो है पढ़ चुके हो कि मोमेंटम ऑपरेटर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हैमिल्टोनियन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो है मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो हैमिल्टोनियन के साथ जो है, जो अब ये इस यहाँ पे पहले मैंने जर्नल केस ए लिया था ना, अब यहाँ पे मैंने मोमेंटम ऑपरेटर पी ले लिया। ये इसी का फार्मूला है कि पी अगर यहाँ पे ऑपरेटर पी है तो उसका कम्यूटेशन रिलेशन हैमिल्टोनियन के साथ ज़ीरो आना चाहिए।
तो हम देखते हैं कि ये मोमेंटम ऑपरेटर P और ये H की वैल्यू जो है, एनर्जी की वैल्यू है हमारे पास p²/2m। तो अगर मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया ये कम्यूटेशन रिलेशन को, तो ये PH - HP, P का ऑपरेटर जो है उसकी वैल्यू पुट की है, और यहाँ पे हैमिल्टोनियन की वैल्यू और यहाँ पे फिर P की वैल्यू मैंने पुट की है, ठीक है। नहीं सॉरी, इसकी वैल्यू जो है इन दोनों टर्म्स की ये है और इन दोनों टर्म्स की वैल्यू ये है। मैंने जस्ट सिंपली इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, तो देखिए ये ज़ीरो आ गया। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है कि अगर कोई ऑपरेटर है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि इस केस में हुआ, तो वो हैमिल्टोनियन के साथ जो है वो कम्यूट करेगा तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। जब ज़ीरो आ जाती है तो आपको पता है कि जब आप जो है डिफरेंशियल लेते हैं वो वैल्यू ज़ीरो होती हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ मोशन कहलाता है। कांस्टेंट ऑफ मोशन जो है, इसका मतलब ये कि ये जो मोमेंटम की वैल्यू है ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। टाइम जो है पास होता जाएगा, लेकिन ये थ्रू आउट द मोशन ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। टाइम कांस्टेंट ऑफ मोशन का ये मतलब है, ठीक है। इस तरह अगर आप जो है एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे L ले लें, दूसरी एग्जांपल L, तो यहाँ आप ये रिलेशन, ये L जो है एंगुलर मोमेंटम है, तो आप उसके लिए इक्वेशन नंबर 2 मैंने कहा कि यूज़ करनी है। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है ये, ठीक है, आपने ये यूज़ करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 है 1/i कट इंटू यहाँ पे L एंगुलर मोमेंटम वो हैमिल्टोनियन के साथ ज़रूर कम्यूट करेगा, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो ही आनी चाहिए। फिर अगर आप एनर्जी की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर एनर्जी का ले लें, तो यहाँ पे भी आप एनर्जी का ऑपरेटर पुट करेंगे, तो ये जो है आपस में हैमिल्टोनियन के साथ ज़रूर कम्यूट करेगा, तब वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, ठीक है। तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ मोशन जो है एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी जो है ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ मोशन है। मतलब टाइम के साथ ये जो है चेंज नहीं होते, ये टाइम के साथ कांस्टेंट ही रहते हैं। तो आज का ये टॉपिक इतना है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी।